जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग अपने टॉपिक को जो स्टार्ट करेंगे वो छोटे से वाक्य से स्टार्ट करेंगे। देखिए, कहता है कि जिसका उदय होना निश्चित होता है ना, प्रकृति भी उसके लिए रास्ता बना ही देती है। तो आइए इसी एक छोटे से सेंटेंस के साथ हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? ऊष्मा का संचरण। अगर इसको इंग्लिश में बोल लीजिए तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा का संचरण का मतलब क्या हुआ? ऊष्मा का एक जगह से दूसरे जगह जाना ही क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संचरण कहलाता है या ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहलाता है। अब देखिए, ऊष्मा का संचरण कितने तरीके से हो सकता है? तो ऊष्मा का संचरण 3 तरीके से होता है। एक चालन विधि द्वारा हो सकता है, एक संवहन विधि द्वारा हो सकता है, एक विकिरण विधि द्वारा हो सकता है। अब देखिए, चालन विधि द्वारा जो होता है उसको इंग्लिश में हम लोग अगर बोलें तो कंडक्शन है, ये कन्वेक्शन है, ये रेडिएशन है। अब देखिए, ऊष्मा का जो संचरण होता है वो कैसे होता है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक ये ऑब्जेक्ट है, फिर ये बी वाला ऑब्जेक्ट है, 2 वस्तु है। अब इसमें क्या होगा? इसमें परमाणु है, इसमें भी परमाणु है, दोनों में परमाणु है। अब देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसमें हीट देते हैं। इसमें क्या दिए? हीट दिए। जैसे ही हीट दिए तो ये वाला इसका जो आग के सामने है वो वाला पोर्शन क्या हो जाता है? तो गर्म हो जाता है। अब धीरे धीरे यहाँ से यहाँ ये गर्म होते होते इसका लास्ट वाला भी सिरा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। आखिर देखिए, ये गर्म कैसे होता है? जैसे देखिए, यहाँ पर तो परमाणु होगा, ये परमाणु गर्म हुआ। गर्म होने के बाद क्या होता है? तो इसके बगल वाला जो परमाणु है उसको वो क्या करेगा? हीट को ट्रांसफ़र कर देगा। कहने का मीनिंग क्या है कि जब एक परमाणु गर्म होता है ना, तो वो आगे वाले अपने परमाणु को गर्म करना चाहता है। तो ये 2 तरीके से होगा। जैसे मान के चलिए, एक तो होगा कि अपने जगह पर बैठे बैठे वो क्या करेगा? हीट का ट्रांसफ़र कर देगा। परमाणु अपना जगह को एक जो कंडीशन होगा कि अपने जगह पर ही बैठा रहेगा, मतलब अपना जगह को स्थानांतरित नहीं करेगा, अपना जगह को चेंज नहीं करेगा। एक तो ऐसे हीट का ट्रांसफ़र कर देगा, मतलब हीट को उठा के फेंक देगा दूसरे परमाणु के पास में। तो वो क्या करेगा? कैच करेगा दूसरा परमाणु, और फिर दूसरा परमाणु भी हीट को उठा के जब फेंकेगा तो नेक्स्ट परमाणु के साथ में फिर तीसरा चौथा को फेंकेगा, चौथा पाँचवा को फेंकेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इस विधि में होगा क्या, तो हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो इसमें कण जो है अपना जगह को छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर हम लोग दूसरा कंडीशन की बात करें जिसमें कि कण अपना जगह को क्या करेगा? छोड़ देगा। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, यहाँ पर जो ये दूसरा वाला जो वस्तु है, यहाँ पर जब इसको हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा? यहाँ वाला जो परमाणु होगा वो गर्म हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ वाला परमाणु जब गर्म होगा ना, तो वो क्या करेगा? खुद चल कर अपने दोस्त को हीट क्या करेगा? बांटेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, ये वाला जो परमाणु है ये यहाँ से यहाँ जब जाएगा दूसरे परमाणु के पास में, तो वो चल कर जाएगा और जाकर अपने दोस्त वाले परमाणु को क्या कर देगा? हीट दे देगा। लेकिन फर्स्ट वाला कंडीशन में क्या देखे थे? अपने जगह पर ही बैठा रहा, मतलब अपना स्थान को परिवर्तित नहीं किया। और हीट का ट्रांसफ़र कैसे किया? तो दूसरे परमाणु के पास में उठा के फेंक दिया। मतलब वो अब जैसे उठा के फेंका तो मीडियम में आया, मतलब माध्यम में आया। तो देखिए, इस विधि में क्या होगा? जब माध्यम में हीट को उठा के फेंकता है ना, तो माध्यम को भी गर्म कर देता है। जब कण जो है अपना जगह को परिवर्तित नहीं करे और हीट को उठा के दूसरे परमाणु के पास में फेंकता है, तब क्या होता है कि माध्यम में जब ऊष्मा आती है तो माध्यम को भी गर्म कर देती है। एक तो ये बात हुआ। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये चालन विधि द्वारा का बात कर रहे हैं। अब देखिए, इस दूसरा वाला कंडीशन में है जो कि संवहन है। संवहन में क्या होता है कि कण जो है ना अपना जगह को चेंज करेगा, फिर मतलब चल कर जाकर दूसरे परमाणु को ऊष्मा देगा। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, दोनों कंडीशन में तो माध्यम की आवश्यकता हुई ना। जब ऊष्मा को फेंक रहा था तो उसमें भी माध्यम की आवश्यकता हुई। जब चल कर जा रहा था तो उसमें भी तो माध्यम की आवश्यकता हुई। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना माध्यम के भी ऊष्मा का संचरण हो सकता है? मतलब विदाउट मीडियम भी हीट का ट्रांसमिशन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे? तो रेडिएशन विधि द्वारा होता है। तो रेडिएशन में क्या होता है, यानी कि विकिरण विधि द्वारा होता है। इसमें वैक्यूम में चलता है।
ऊष्मा जो है विकिरण के साथ साथ में वैक्यूम में भी चल सकता है। तो मतलब ऊष्मा का जो संचरण है वो वैक्यूम में भी हो सकता है, विदाउट मीडियम भी हो सकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चालन के बारे में। संवहन और विकिरण को हम लोग दूसरे वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ इसमें चालन की विधि द्वारा पढ़ना है। ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। तो वो कैसे होता है, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने चालन विधि द्वारा में सबसे पहले इस बात को जान लिया कि इस विधि में जो कण है वो अपना जगह को नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपना जगह को नहीं छोड़ते हुए भी ऊष्मा का क्या करेगा, दूसरे परमाणु के पास में ऊष्मा को पहुंचा देगा। तो इस विधि में क्या होता है, इस तरीके से ऊष्मा का संचरण होता है। अब देखिए चालन विधि में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, मतलब चालन विधि में किस प्रकार से होता है, अभी तो हम लोग जान लिए कि चालन विधि में जो कण अपना स्थान को परिवर्तित नहीं करेगा। अब देखिए जब उसमें ऊष्मा जब माध्यम में जाता है तो माध्यम को भी गर्म करेगा। उसके बाद क्या है कि ये जो ऊष्मा है क्या एकदम पूरा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, बल्कि इसका जो पथ होगा ना तो वो जिगजैग होगा। मतलब इसका जो रास्ता होगा, यानी जिस रास्ते से ये चलेगा तो बिल्कुल सीधा रास्ता से नहीं चलेगा, बल्कि जिगजैग होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। चालन विधि द्वारा ऊष्मा का जो संचरण होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है कि चालन विधि द्वारा दो में ही होता है ऊष्मा का संचरण, तो ठोस और पारा में। अगर कोई भी वस्तु ठोस है ना तो उसमें जो है ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होगा, तो वो चालन विधि द्वारा होगा। उसके बाद क्या है कि देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये माध्यम को गर्म करता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, ऊष्मा की गति जिगजैग होती है, ये भी पढ़ लिए, अभी जान लिए। उसके बाद ये ऊष्मा चालकता क्या है। अभी जैसे कि देखिए, जैसे सपोज करिए ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ में यहाँ पर बहुत सारा परमाणु है। अब इसमें जब ऊष्मा का चालन जो है, यानी कि हीट का जो ट्रांसमिशन है वो किस विधि द्वारा हो रहा है, तो चालन विधि द्वारा हो रहा है। किस विधि द्वारा, तो चालन विधि द्वारा, यानी कि कंडक्शन विधि द्वारा होता है। तो इसी को कहते हैं ऊष्मा चालकता। यानी कि जब किसी पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या, तो जब किसी पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है तो इसी को कहते हैं ऊष्मा चालकता। अब देखिए ये जो ऊष्मा चालकता है, ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थ को 3 प्रकार में बांटा गया है। तो वो कौन कौन सा प्रकार है, तो ये देख लेते हैं। तो देखिए ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थ को 3 पार्ट में बांटा गया, एक चालक, एक कुचालक और एक ऊष्मारोधी। चालक मतलब हो गया कंडक्टर, कुचालक मतलब हो गया बैड कंडक्टर, और ऊष्मारोधी का मतलब हो गया थर्मल इंसुलेटर। अब चालक का मतलब क्या हुआ, देखिए सबसे पहले चालक में क्या होता है कि इसमें ऊष्मा जो है ना आसानी से चल पाएगा, मतलब पूरा दौड़ के चलेगा, क्योंकि चालक है ये, हम लोग तो जान ही रहे हैं कि चालक में जो है ऊष्मा क्या होता है, बिल्कुल आसानी से चल सकता है। लेकिन वही अगर कुचालक का बात करें तो जैसे देखिए उसमें ऊष्मा दौड़ के चल रहा था ना, तो इसमें दौड़ के नहीं चल पाएगा, चलेगा, पैदल चलेगा, ठोकर मार के चलेगा, मतलब थोड़ा दिक्कत से चलेगा कुचालक में। लेकिन ये ऊष्मारोधी में देखिए कितना भी आप उसको धक्का मार दीजिए उसमें ऊष्मा जाएगी ही नहीं, मतलब उसमें ऊष्मा का ट्रांसमिशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, चालक में ऊष्मा का तो संचरण हो रहा है, मतलब हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये जो चालक है ना, इस चालक का ये जो ऊष्मा चालकता होगा क्या होगा, अधिक होगा। चालक में ऊष्मा चालकता ज़्यादा होगा, इसमें ऊष्मा चालकता कम होगा। अब इसमें तो आप बता ही सकते हैं ऊष्मा चालकता क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ये हुआ। अब देखिए चालक में तो हम लोग जान ही रहे हैं कौन कौन होगा, तो जितना भी एसिडिक वाटर है सारा का सारा चालक होता है। एसिडिक वाटर कहने का मतलब हो गया अम्लीय जल, जितना भी अम्लीय जल है वो सारा का सारा क्या होगा, तो चालक होगा। और कुछ जैसे उसके बाद आ गया आपका मेटल, जितना भी धातु है वो सारा का सारा क्या होगा, चालक होगा। उसके बाद मानव का शरीर ले लीजिए, मानव का शरीर भी क्या है, मानव का शरीर ये भी क्या है, तो चालक है, मतलब कि कंडक्टर है। अब देखिए कुचालक को तो बहुत सारा ले सकते हैं, लकड़ी है, रबड़ है, इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें बताने की उतनी ज़रूरत नहीं है। बस इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है कि इसकी जो ऊष्मा चालकता होती है चालक से कम होती है, कुचालक से। अब ऊष्मारोधी के बारे में जानते हैं, ऊष्मारोधी जिसमें कि ऊष्मा जाएगा ही नहीं। जैसे देखिए
इसका दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होता है। एक है हमारा एस्बेस्टस, एक क्या है एस्बेस्टस। ये हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ऊष्मारोधी के बारे में, एस्बेस्टस हो गया, और दूसरा जो है वो एबोनाइट है। मतलब ये दो पदार्थ ऐसा है जिसमें कि ऊष्मा बिल्कुल जाता ही नहीं है, कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी धक्का मार लीजिए, ऊष्मा इसमें नहीं जाएगा। तो ये है ऊष्मारोधी। अब देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं एस्बेस्टस के बारे में। एस्बेस्टस एक्चुअली में देखिए करता क्या है। एस्बेस्टस के कारण बहुत ही खतरनाक कैंसर होता है। कौन? तो हार्ट कैंसर होता है एस्बेस्टस के कारण। अब देखिए ये जो एस्बेस्टस है ना, ये मिलता कहाँ है? तो अर्थ के अंदर से निकाला जाता है। जैसे कि हम लोग गांव घर में देखे हैं ना, वो जूट जो निकाला जाता है वो बिल्कुल उस जूट के समान होता है, लेकिन ये क्या होता है? चमकीला होता है। अब ये इतना खतरनाक है कि हम लोगों के शरीर के अंदर में अगर ये चले जाए तो ये क्या करता है? हार्ट से संबंधित कैंसर, मतलब हार्ट कैंसर पैदा कर देता है, जो कि ठीक नहीं होता है। अब आखिर ये कितना खतरनाक है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो जितना भी यूरोपीय कंट्री का साइंटिस्ट लोग हैं इस पे विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं निकाला जाना चाहिए, इसका यूज नहीं होना चाहिए। तो जितना भी यूरोपीय कंट्री है ना, उस यूरोपीय कंट्री में ये बैन है, इसका वहाँ पर यूज नहीं होता है। लेकिन हमारा जो भारत देश है आज भी इसमें यहाँ पर यूज हो रहा है, बिल्कुल खुलेआम यूज हो रहा है। उसके बाद रूस में भी यूज होता है, चीन में भी यूज होता है, लेकिन जितना भी यूरोपीय कंट्री है वहाँ पर ये क्या है? बैन है। अब रही बात कि एस्बेस्टस एक्चुअली में यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे देखिए आप लोग जितना भी चमकीला कपड़ा पहनते हैं ना, तो चमकीला कपड़ा में भी एस्बेस्टस का यूज किया जाता है। और दूसरा ले लीजिए, जैसे देखिए हमारा घर में जो टाइल्स होता है ना, उस टाइल्स को बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो एस्बेस्टस का यूज किया जाता है। देखिए जो टाइल्स काटने वाला जो मजदूर होता है ना, तो उसको ये हृदय कैंसर होने का संभावना रहता है, क्योंकि जब वो टाइल्स को काटता है तो नाक में कुछ पहनता ही नहीं है। मतलब आज जैसे देखिए कोरोना का जब समय आया है, इस कोरोना के समय में सभी कोई मास्क लगा रहा है, लेकिन जब वो टाइल्स काटता है तो कोई उसको बताता ही नहीं है कि उस टाइल्स को जब आप काट रहे हैं तो वहाँ पर मास्क लगा के आप टाइल्स को काटिए, क्योंकि उसमें जो एस्बेस्टस होता है जब वो आपके शरीर में चले गया तो वो क्या पैदा कर सकता है? तो हृदय का कैंसर पैदा कर सकता है, जो कि कभी ठीक नहीं होता है। उसके बाद एक तो टाइल्स बनाने में होता है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो यूज होता है वो हम लोग जो सीमेंट होता है, सीमेंट फैक्ट्री में जो भी मजदूर वगैरह काम करते हैं तो सीमेंट में भी एस्बेस्टस मिलाया जाता है। तो वहाँ पर भी जो मजदूरों को क्या बताना चाहिए कि नहीं, मास्क आप पहन के जाइएगा। वहाँ पर देखिएगा बहुत सारा जो मिल होता है ना, तो उसमें क्या करता है? मास्क पहना के रखता है। लेकिन बहुत सारा मजदूर क्या होता है? अरे मेरा शरीर तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। अरे कितना मजबूत रहेगा, तो एस्बेस्टस के सामने में आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एस्बेस्टस जो होता है हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है। उसके बाद जैसे देख लीजिए हमारे घर में जो पानी का जो पाइप आता है ना, तो उस पानी के पाइप में भी, मतलब पानी का पाइप को बनाने के लिए भी एस्बेस्टस का यूज किया जाता है। उसके बाद देख लीजिए कि हम लोग जब होली का त्यौहार आता है तो होली के त्यौहार में हम लोग क्या करते हैं? एकदम रंग खेलने लगते हैं। उसके बाद चलो शरीर में दिया तो कोई बात नहीं है, अब क्या करता है? ऐसे रंग लिया, उठा के मुँह पे फेंक देगा। तो एक्चुअली में उस रंग में भी एस्बेस्टस का यूज किया जाता है। अब देखिए वो रंग जो मुँह पे उठा के फेंका ना, तो वो नाक के द्वारा कहाँ जा सकता है? नाक के द्वारा हमारे शरीर के अंदर में जा सकता है ना। तो जब शरीर के अंदर में जाएगा ना, तो वो क्या करेगा? हृदय कैंसर पैदा करेगा। इसलिए रंग खेलिए, रंग खेलना बुरी बात नहीं है, बल्कि आप लोग ऑर्गेनिक वाला रंग खेलिए। उसके बाद क्या है कि जब रंग खेलिए ना, तो वो शरीर के इधर गला के नीचे ही रंग दीजिए, ऊपर में दिए कि वो खतरनाक हो जाता है हमारे लिए। एक तो यहाँ पर ये हो गया एस्बेस्टस का यूज। उसके बाद देखिए रंग बनाने में हुआ, हम लोग देख लिए कि एस्बेस्टस जो निकाला कहाँ से जाता है? तो वो अर्थ के अंदर से निकाला जाता है। तो इतना खतरनाक होता है एस्बेस्टस। तो इसलिए एस्बेस्टस जैसे कि रंग वगैरह खेलते हैं या कोई भी सीमेंट फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा है तो उसको बता दीजिए कि नहीं है, उससे कैसे बचना है। अब देख लीजिए कि जब हम लोग यहाँ पर ये चालक उचालक और ऊष्मारोधी के बारे में पढ़ लिए हैं, अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, जैसे देखिए जाड़ा का जब दिन होता है तो जाड़े के दिन में अगर यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर ये रखा हुआ है दो वस्तु, एक रखा हुआ है लोहा और एक रखा हुआ है लकड़ी। एक रखा हुआ है यहाँ पर ये आयरन, लोहा लिख देते हैं, ये आयरन लिखा है, यहाँ पर ये लकड़ी है। अब क्या किए देखिए, जाड़े के दिन में आप क्या करिएगा? लकड़ी को भी ऐसे छुइएगा, लोहा को भी ऐसे जब छुइएगा ना, तो बताइए सबसे ज़्यादा ठंडा कौन लगेगा? ऑटोमेटिक बात है कि सबसे ज़्यादा ठंडा कौन लगेगा? तो लोहा लगेगा। देखिए
ठंडा तो ये भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंडा ये क्यों लगा? अब देखिए होता क्या है, जैसे ही लोहा को हम लोग छूते हैं ना, तो लोहा क्या है, ऊष्मा का चालक है, मतलब ये जो है चालक है एक तरीके से, मतलब ऊष्मा इसमें आसानी से चल सकता है, दौड़ सकता है। अब जैसे ही इसको लोहा को हम छुए ना, तो हमारे हाथ में क्या था, गर्मी था। तो ये लोहा बोला कि अरे तुम्हारे हाथ में गर्मी है, चलो लो हमको ला, वो उस गर्मी को दे दो। तो फटाफट ये क्या करता है, हमारे हाथ से इस गर्मी को ले लेता है, जिस कारण से अब यहाँ से जब गर्मी ले लिया तो यहाँ तो ठंडा हो जाएगा ना, इसलिए ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। जैसे इसको छुएंगे ना, अब देखिए लकड़ी क्या होता है, कुचालक होता है, मतलब ये इसमें जो हम लोग का जो है जब हीट है, वो हीट कितनों कहेगा कि तुम ले लो, लकड़ी को कहेगा ना ले लो, लकड़ी कहेगा कि नहीं हमको नहीं लेना है, हमको कोई मतलब नहीं है। इसलिए लकड़ी को जब छुइएगा ना, तो लकड़ी कैसा लगता है, तो उतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगता जितना कि ये ठंडा लगता है, क्योंकि ये फटाफट उष्मा लेने लगता है हमारे हाथ से, ये उष्मा नहीं लेता है। अब देखिए वहीं पर अगर हम लोग गर्मी के दिनों का बात करें कि गर्मी के दिनों में जैसे कि धूप में अगर लकड़ी भी रखा हुआ है, लोहा भी रखा हुआ है, और दोनों को जैसे ऐसे छुइएगा ना, तो सबसे ज़्यादा हीट, मतलब सबसे ज़्यादा जो गर्म होता लगता है, कौन लगता है, तो सबसे ज़्यादा गर्म लगता है लोहा। सबसे ज़्यादा जब गर्म लोहा क्यों लगता है, देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा हीट है। अब वो क्या करता है, फटाफट, क्योंकि ये चालक है, अब ये फटाफट हमारे हाथ में ऊष्मा को देने लगेगा। क्या करेगा कि हमारे हाथ में जब देने लगेगा तो हमारा हाथ का ऊष्मा जो होता है वो बढ़ जाता है, जिस कारण से हम लोगों को पकने लगेगा। इसलिए लकड़ी कम पकता है और ये क्या होता है, लोहा जो है ज़्यादा पकता है। अब जैसे कि देख लीजिए, मान के चलिए हम लोग जो चाय पीते हैं, वो जो चाय पीते हैं ना, तो चाय का जो ये जो कप होता है, चाय का जो ये कप होता है, ये चीनी मिट्टी का बना होता है। किसका बना होता है, तो ये चाय का जो कप है वो चीनी मिट्टी का बना होता है। आखिर चीनी मिट्टी के कप में चाय, जैसे देखिए आप बड़ा घर में जब जाइएगा ना, तो वहाँ पर चाय पीने के लिए जब देगा ना, तो वो चीनी मिट्टी का चाय, मतलब चीनी मिट्टी का जो है कप में चाय पीने के लिए देगा। क्यों देता है आखिर भाई? देखिए इसलिए देता है कि ये जो चीनी मिट्टी होता है ना, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। जब इसके अंदर में चाय रहता है ना, तो जल्दी ये ठंडा नहीं होता है। इतना ही नहीं, सिर्फ कप ही नहीं, बल्कि उसका जो केतली रहता है ना, तो वो भी चीनी मिट्टी का ही बना रहता है। तो देखिए जब ये जो चीनी मिट्टी होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, मतलब बैड कंडक्टर होता है, तो इसके अंदर में जो ऊष्मा रहता है ना, तो वो ऊष्मा को बाहर जाने ही नहीं देता। अब जब वो एब्जॉर्ब करेगा तभी ना उसको बाहर फेंकेगा। अब जब ये यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर इसको खाएगा ही नहीं, यहाँ पर ये लेगा ही नहीं, तो ये बाहर की तरफ कैसे फेंकेगा? यही मान के चलिए स्टील का ग्लास है। जैसे देखिए ये जो है क्या है, स्टील का ग्लास है। ये क्या है, स्टील का ग्लास है। तो जैसे यहाँ पर चाय रखिएगा ना, तो चाय क्या होगा, चाय का जो भी ऊष्मा है, तो वो स्टील कहेगा कि लाओ। अब देखिए जैसे ही स्टील में जाएगा ना, तो स्टील भी क्या करेगा, स्टील से मांगेगा कौन, तो अगल बगल का जो एयर है, जो अगल बगल में जो एयर है, तो ये फटाफट इसको भी देगा। मतलब ये जब लेगा तो इसको इधर बाहर में भी दे देता है। इसलिए जो है चीनी मिट्टी के कप में, या चीनी मिट्टी का जो बोल लीजिए केतली में, किसका, चीनी मिट्टी का क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक होता है और चाय जल्दी ठंडा नहीं होता है। उसके बाद जब हम लोग पीते हैं ना, तो ये तो गर्म हुआ नहीं, क्योंकि हीट इसमें आया नहीं, ये गर्म नहीं होता है, जिस कारण से हमारा जो होंठ पकता नहीं है। लेकिन जब आप स्टील का गिलास में पीजिएगा ना, तो होंठ पकेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हीट ले लिया है। तो ये बात होती है। अब देखिए केतली जो है ना, बहुत सारा जगह में क्या होता है, केतली या ले लीजिए वो अंगीठी जो होता है, उसको बनाने के लिए एबोनाइट का यूज किया जाता है। क्योंकि एबोनाइट जो होता है कुछ ये होता है उष्मारोधी होता है, मतलब उसमें उष्मा जाता ही नहीं है, तो उसको उठाने के लिए एबोनाइट का यूज किया जाता है। जैसे देखे होंगे घर में जो केतली, ये कुकर रहता है, तो कुकर का जो काला वाला भाग रहता है, वही काला वाला भाग एक्चुअली में क्या है, वो एबोनाइट है। तो इसलिए एबोनाइट का वहाँ पर यूज किया जाता है। अब जो है जैसे कि देख लेते हैं हम लोग, बहुत आदमी को आप देखिएगा कि ठंडी के समय में दो शर्ट पहन लेगा, दो शर्ट पहन लेगा, घूमेगा, उसको ठंडे नहीं लगेगा। और हम लोग क्या होता है, एकदम बड़ा जैकेट पहन लेते हैं, एकदम मोटा जैकेट पहनेंगे, लेकिन जो हम लोगों को उतना गर्मी नहीं लगता है जितना कि उसको गर्मी का अनुभव होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है, जब वो 2 शर्ट पहनता है ना, तो उसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 शर्ट पहना, तो यहाँ पर ये 2 शर्ट हुआ, इसके बीच में जो ये खाली जगह बचा ना, तो यहाँ पर एयर भर जाता है। तो एयर के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि वो क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। अब हमारे शरीर का अंदर का जो ऊष्मा है उसको बाहर जाने ही नहीं देगा, तो बताइए हम लोगों को ठंडी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसलिए 2 शर्ट पहन लेने पर हम लोगों को गर्मी का अनुभव होता है। इसलिए जब भी आप बहुत ज़्यादा ठंडा पड़े तो 2 शर्ट पहन लीजिए, ऊपर से जैकेट वगैरह भी पहन लीजिएगा, तो गर्मी का अनुभव होगा, आपको ठंडा नहीं लगेगा। अब जैसे देखिए कि अगर 2 आदमी है, एक आदमी रजाई ओढ़ कर सोया हुआ है, एक आदमी क्या हुआ, 2 कंबल ओढ़ कर सोया हुआ है, तो ज़्यादा गर्मी का अनुभव किसको होगा?
बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट है वहाँ पर भी जो 2 कंबल ओढ़ के सोया हुआ तो उसको ज़्यादा गर्मी का अनुभव होगा, क्योंकि अंदर जो है गर्मी को तो बाहर आने ही नहीं देगा, कौन एयर बाहर आने नहीं देगा, तो उसको ठंडा कैसे लगेगा। अब जैसे देखिए हम लोग जब रजाई को ओढ़ते हैं तो रजाई ओढ़ने पर भी हम लोग को गर्मी का अनुभव क्यों होता है। एक्चुअली में देखिए रजाई का जो रुई होता है ना, उस रुई में हवा जो फंसा रहता है, वो हवा क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर से जो हीट निकलता है उस हीट को बाहर जाने ही नहीं देता है, जिस कारण से हम लोगों को गर्मी का अनुभव होता है। तो कौन बाहर नहीं जाने देता है, तो वो जो रुई है ना, उस रुई में जो हवा फंसा हुआ है वो बाहर जाने नहीं देता है। जब देखिएगा कि आसमान में बादल छाएगा, क्या आसमान में जब बादल छाएगा, ऐसे बादल छाएगा ना, तो बादल छाएगा तो हम लोगों को गर्मी का अनुभव होता है, ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, एकदम पूरा गुम्मस हो जाएगा। इसके पीछे का रीज़न देखिए क्या है, देखिए ये क्या है, बादल छाया हुआ है। अब नीचे जो ये अर्थ है, यहाँ से जो हीट आता है, हीट ऐसे आता है, बहुत सारा हीट जब आता है तो ये हीट कहाँ चले जाता है, अगर यहाँ पर बादल नहीं है ना तो वो कहाँ चले जाएगा, तो अंतरिक्ष में चले जाएगा, यूनिवर्स में चले जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जब बादल रहेगा तो ये बताइए हीट को बाहर जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा। तो जब हीट को बाहर जाने ही नहीं देगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ से टकरा के यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये जो बादल होता है ना, बादल जो होता है क्या होता है, तो उष्मा का कुछ अलग होता है, यानी कि बैड कंडक्टर होता है। अब यहाँ पर जैसे हीट जाएगा ना तो यहाँ से फिर उसको लौटा देगा पृथ्वी के अंदर, मतलब हमारे लैंड के अंदर, लैंड की तरफ लौटा देगा। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है जब बादल छा जाएगा। देखिएगा एकदम पूरा गुम्मस लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे हवा भी चल रहा है तो गरम हवा चलेगा। इसका पीछे का रीज़न यही है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए ठंडा वाला जो प्रदेश है, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जब 2 कंबल को ओढ़ ले तो उसमें जो है हम लोगों को ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है। देखिए जब ठंडा प्रदेश में क्या होता है, जो भी मकान वगैरह बनाता है, जब जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो वहाँ पर क्या करता है, दोहरी दीवार वाला मकान बनाता है, दोहरी दीवार वाला मकान बनाएगा। तो आप बता सकते हैं दोहरी दीवार वाला मकान क्यों बनाता है, क्योंकि उसके घर के अंदर का जो वातावरण होता है ना, तो मतलब जो हीट होता है वो हीट को बाहर जाने ही नहीं देता है। उसके बाद देख लीजिए जहाँ पर कि जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल पर अगर कोई घर बना कर रह रहा है तो जैसे कि वहाँ पर इग्लू बना कर रहता है, तो इग्लू जो होता है ना, तो वहाँ पर भी वो दोहरी दीवार वाला होता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोहरी दीवार वाला क्यों होता है। और बहुत जो इग्लू बना के रहता है ना, तो उसको जो है एक अलग नाम से पुकारा जाता है, उसको बोलते हैं एस्कीमो नाम से जानते हैं, इसको भी आप लोग जान लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। हमारा जो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करने में। हमारा जो ये लक्ष्य है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाएं तो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर करें, और जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस को समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।